हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू AEC प्लस पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। दोस्तों, मेरा नाम है अनिल पाटीदार और मैं स्वागत करता हूं आपका एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस के AEC प्लस प्लेटफॉर्म पर। और पॉलिटी के अंतर्गत लगातार हम लोग MCQ पढ़ रहे थे। मैं आशा करता हूं कि आपको प्रीवियस जितने भी टॉपिक के हमने MCQ किए हैं वो आपको समझ में भी आ रहे होंगे और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उनको एक बार कर सकते हैं। बाकी आप एक बार लेक्चर्स वीडियो जरूर देखें ताकि आपके जितने भी MCQ हैं उसमें जो डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट से जुड़े हुए MCQ के बारे में, यानी जो संसद है हमारा उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती है कि क्या क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इत्मीनान से पढ़िएगा। मैं बार बार बोलता हूं कि क्वेश्चन को जितना हो सके बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए ताकि कोई गलती की संभावना ना हो। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी ऐसी कुछ गलती हो सकती है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो। मैक्सिमम हाउ मेनी टाइम्स द पार्लियामेंट हैज टू मीट इन अ ईयर। एक वर्ष में संसद की अधिकतम कितनी बार बैठक होना चाहिए। कई बार लगता है ना अधिकतम है तो कितनी भी हो सकती है। संसद की चाहे अधिकतम हो चाहे न्यूनतम हो, ऐसा लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट को, देखिए इसके ऑप्शन तो आपको दिख रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। सबको पता है कि संसद जो है एक साल में 3 बार अपनी बैठक करती है, ये सबको पता है, लेकिन इसका आंसर 3 बार नहीं आएगा, पहले बता दूं। जैसे एक आपने पढ़ा होगा कि समर सेशन होता है, बजट सेशन जिसको बोलते हैं समर सत्र, एक होता है आपका मॉनसून सेशन, ये भी आपने जरूर पढ़ा होगा, एक होता है आपका विंटर सेशन। 3 तरीके के सत्र होते हैं संसद में, लेकिन ये आंसर इसका 3 नहीं है। पहली बात तो है ग्रीष्मकालीन सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन, ये तो होते हैं, लेकिन पूछ रहा है कि कितनी होना चाहिए। तो ऐसा लिखा नहीं, बैठक नहीं, कितनी होना चाहिए, लेकिन एक चीज जरूर लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो मैं आपको बता दूं, फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि कितने होने चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि संसद अपनी 2 बैठकों के बीच में, संसद अपनी 2 बैठक के बीच 6 महीने से ज्यादा का 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं कर सकता, ये रूल है। 6 महीने से ज्यादा का 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं कर सकता, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं कर सकता, इसका मतलब है कि 6 महीने में तो कम से कम 1 बार आएगी, तो 12 महीने में कितनी बार आएगी? 2 बार आएगी। तो मैक्सिमम जो बैठकों की संख्या है वो कम से कम वो कितनी होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी होना चाहिए? कम से कम बोले तो भी 2, मैक्सिमम बोले भी तो कम से कम, ये तो होना ही चाहिए। इसके अलावा तो कितनी भी कर सकते हैं, कितने भी टाइम कर सकते हैं। हाँ, ये इसका एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर आएगा ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार करना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला गया, मैक्सिमम। अब देखिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, होना कितनी चाहिए जब पूछा तो 2 तो होना चाहिए, मैक्सिमम का तो कोई लिमिट नहीं होता है। लेकिन रूल के हिसाब से 6 महीने में 1 बार मिलेगा, तो 2 बार कितने महीने मिलेगा? 12 महीने में। लेकिन होती कितनी है ये पूछेगा, वर्तमान में कितनी, तो आपका आंसर आएगा कि वर्तमान में 3 है, लेकिन 2 तो होनी ही चाहिए, चाहे कम से कम बोलो चाहे अधिक से अधिक तो बम बोलो, अगर उसका आंसर पूछा जाए तो आपसे 2 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जरा। Which of the following constitute the Indian Parliament? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद का गठन करता है? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जब बोलते हैं हम लोग पार्लियामेंट, संसद जब बोलते हैं तो संसद शब्द के अंतर्गत क्या क्या चीजें कवर होती है? संसद मतलब क्या होता है? संसद मतलब क्या? पहला ऑप्शन प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। क्या पहला ऑप्शन सही है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। दूसरा ऑप्शन आपका लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री। तीसरा ऑप्शन आपका लोकसभा, राज्यसभा एंड मिनिस्टर फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर, संसदीय मंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री को मिलाकर, राज्यसभा लोकसभा को मिलाकर। आखिरी लोकसभा, राज्यसभा और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीट यानी संसद सचिवालय, किसको मिला के बनती है? मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था, मैं आशा करता हूं कि आपको याद रहा होगा। मैंने बोला था कि राष्ट्रपति जी, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों को मिला के, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, इन तीनों को मिला करके ही बोला जाता है संसद। तो राइट आंसर क्या होगा? ए इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द इंडियन पार्लियामेंट। क्षमा करें, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है, इसको मैं स्किप करता हूं, पता है आपको आंसर कौन सा है। ये क्वेश्चन यही है, इसका आंसर यही मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हाट शुड बी द इंटरवल बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसको ढंग से पढ़िए, 2 लगातार सत्रों के बीच कितना अंतराल होना चाहिए। अब ये आइडियल चीज है जो उसमें लिखा था रूल के हिसाब से कि कम से कम कितना होना चाहिए, 6 महीने के अंदर एक तो आना चाहिए। इसका मतलब 6 महीने से ज्यादा की गैप संसद के 2 अंतराल में नहीं हो सकती। राइट आंसर कितना हो गया, 6 मंथ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सीधे सीधा आपको बता दिया गया है, 6 महीने के अंदर एक बार तो मिलना चाहिए। तो जो गैप होती है पार्लियामेंट के 2 सत्रों के बीच वो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होना चाहिए, तो 6 महीना उसके लिए गैप रखा गया। आपका अगला क्वेश्चन देखिए जरा, द मेंबरशिप ऑफ अ पार्लियामेंट्री आर लेजिस्लेटिव असेंबलीज मेंबरशिप में बी टर्मिनेटेड if he remains absent without informing to the respective house for the term of। किसी संसद विधानसभा के सदस्य की सदस्यता को समाप्ति की जा सकती है यदि वह संबंधित सदन को सूचित किए बिना कितने समय तक अनुपस्थित रहे। दोस्तों ये डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर का क्वेश्चन है। अगर आप लगातार न्यूज वगैरह देखते हैं तो आपने यकीनन वो न्यूज देखा होगा, किसी वजह से द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वायनाड, केरला के वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी साहब को अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। उनके ऊपर मानहानि डिफेमेशन का कोई केस था जिसके चलते उनके ऊपर ये एक्शन लिया गया है। दोस्तों उनकी सदस्यता समाप्त की गई है। ये तो एक तरीका है कि वो अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ गलत बोल रहा है, अपमानित कर रहे हैं, तो वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और भी तरीके हैं किसी सदस्य की सदस्यता खत्म करने के लिए। उसमें से एक तरीका ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति कितने दिनों तक अब्सेंट रहे बिना बताए पार्लियामेंट की इस बैठक में ही नहीं आए, तो कितने दिनों तक अब्सेंट होने पर उस व्यक्ति की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है। क्या व्यक्ति को रोज पार्लियामेंट में होना चाहिए, रोज नहीं हो तो उसकी प्रेजेंट तो अच्छी होना चाहिए। 60 दिनों तक पार्लियामेंट की बैठकों से अगर कोई व्यक्ति जानबूझ करके बिना किसी रीजन के अगर एब्सेंट रहता है तो उस व्यक्ति की सीट को खाली किया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है, 160 टोटल। 60 दिनों तक अगर कोई व्यक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के अगर एब्सेंट रहता है पार्लियामेंट में तो उसकी सीट खाली हो जाएगी। ये 6 का आंकड़ा हमेशा याद रखना, 6 महीने 60 दिन 60 दिन, ये जो 6 वाला कॉन्सेप्ट है ये ध्यान रखना, बाकी चीज नहीं आपको दिखेगी नहीं इसमें। Which one of the following provisions deal with the privilege and immunities of the member of parliament under the Constitution of India? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसदों के विशेषाधिकार के बारे में बात करता है। सांसदों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों से संबंधित ऐसा कौन सा आर्टिकल है। सीधा सीधा अगर आर्टिकल पता हो तो आप आराम से लगा सकते हैं। आर्टिकल नंबर 104 है क्या, आर्टिकल नंबर 105 है, या आर्टिकल नंबर 82 या आर्टिकल नंबर 117। मैं आपकी जानकारी क्लियर करना चाहूंगा, इसका राइट आंसर जो है वो है आर्टिकल नंबर 105। अब ऐसे नहीं है कि खाली 105 बोल देने से काम चल जाए, कि मैं आपको इसका पूरा मतलब समझाऊंगा इसमें होता क्या है। और एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका मतलब क्या होता है, प्रिविलेज का मतलब क्या होता है, उन्मुक्तियों का मतलब क्या होता है। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां मतलब छूट क्या होती है। आर्टिकल नंबर 105 बोलता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास ये विशेषाधिकार दिए गए हैं कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को स्पीकर की इजाजत के बिना किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं कर सकते अगर क्रिमिनल केस भी दर्ज है तो। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है और उसका अरेस्ट वारंट निकल चुका है तो अगर स्पीकर मना कर दे तो उस व्यक्ति को आप लोकसभा से नहीं हटा सकते, ले जा नहीं सकते बाहर, उनकी परमिशन के बिना नहीं होगा। दूसरा, कोई भी सिविल केस जो होता है, कोई भी केस जो होगा नॉर्मली वो किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ संसद के सत्र चालू होने से 40 दिन पहले और संसद के सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उसके खिलाफ मामला नहीं चला जाएगा। ये उन्मुक्तियां इनको दी गई हैं। तो ये उन्मुक्तियां जो ये प्रिविलेज जो है ये आर्टिकल नंबर 105 के अंतर्गत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को दिया जाता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास बहुत पावर होती है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की उन्मुक्तियां है जो इसमें आर्टिकल नंबर 105 में दर्ज है। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ इंडिया फॉर द इम्प्लीमेंटिंग इंटरनेशनल ट्रीटीज। क्या लिखा गया कि अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से में कोई भी कानून बना सकती है। अब क्वेश्चन है अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या ऐसा कर सकती, तो कर सकती तो कैसे करेगी। पहला ऑप्शन,
विद द कंसेंट ऑफ ऑल स्टेट, सभी राज्यों की सहमति से ऐसा करेगी क्या? दूसरा, विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ स्टेट, सभी राज्यों की सहमति, अधिकांश राज्यों की सहमति से। एक तो हो सकता है सभी राज्यों ने बोला कि हाँ लागू कर दो, तो क्या तब लागू करेगी? दूसरा, राज्यों से वोटिंग कराएगी, ज्यादा राज्यों ने बोला लागू कर दो तो लागू करेगी। मेजोरिटी ऑफ स्टेट, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न्ड, विद द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न, संबंधित राज्य की सहमति से। या फिर ऑप्शन नंबर डी, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। आपको लग रहा होगा कि सभी राज्यों की सहमति से इंटरनेशनल संधियों को भारत में लागू किया जा सकता है, पार्लियामेंट जो है वो कानून बनाएगी, तो ये गलत है। इसका राइट आंसर है, पार्लियामेंट को अगर कानून बनाना है तो किसी राज्य की अनुमति नहीं चाहिए, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से कोई पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी राज्य से चर्चा किए बिना, किसी भी राज्य की सहमति के बिना Parliament can form law in the subject in the relation या in the context of international peace and treaty। तो अंतर्राष्ट्रीय समझौते के लिए किसी राज्य से पूछने की जरूरत नहीं होगी। मान लो कोई देश चाहे कि मध्य प्रदेश में कोई बिजनेस एस्टेब्लिश करना चाह रहा है, ये एग्रीमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर लिया, तो राज्य सरकार से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राज्य सरकार को ऊपर से उनको जगह देनी पड़ेगी और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये कभी भी राज्य से नहीं पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, what should be the maximum time limit for the 0 hour in लोक सभा? लोकसभा में शून्य काल की अवधि क्या होती, सीमा क्या होती? देखिए शून्य काल क्या होता है, पहली बात तो पूरी दुनिया में ही हमने शुरू किया था 1962 से, 1962 से ही भारत में ये चलन में है, पूरी दुनिया को हमने गिफ्ट दिया है कि आप शून्यकाल जैसा चीज कर सकते हो। होता क्या है शून्यकाल में, ये शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद आता है, 0 आवर जो है वो क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद आता है, और 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये क्वेश्चन आवर होता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि इसकी समय सीमा कितनी होती है, तो आपको दिख ही रहा है 12 से 1, तो 12 से 1 नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कितने आवर का होता है। तो कितना आवर दिख रहा है आपको, 1 घंटा दिख रहा है, तो यू कैन चूज द आंसर 1 आवर, यानी 1 घंटे का समय रहता है किसके लिए, क्वेश्चन आवर में। होता क्या है क्वेश्चन आवर, सरकार से उनके क्वेश्चन आवर 0 आवर, 0 आवर में क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आवर होता है, क्वेश्चन आवर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आवर में प्रश्न पूछे जाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है। 0 काल में जो शून्य काल होता है उसमें क्या होता है, विशेष मुद्दों को, सामाजिक मुद्दों को उठाया जाता है बहस करने के लिए, सरकार को घेरने के लिए, सरकार पर दबाव बनाने के लिए अपोजिशन वाले विशेष मुद्दे को उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हाल ही में आपने देखा कि कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर राहुल गांधी साहब की सदस्यता छीन ली गई है। अगर आपने न्यूज़ पढ़ा तो आप जानते होंगे। तो अगर ये मुद्दा बहुत गर्म हो चुका है कि एक बहुत बड़े लीडर का जो एक अपोजिशन में काफी बड़ा वर्चस्व रखते हैं, उनको अचानक से हटा दिया कि सरकार क्या करे, क्या सरकार इन्वॉल्व है या जुडिशरी में क्या हो रहा है, जो भी हो रहा हो इस मुद्दे पर सरकार से वो जो है बहस करेगी, और ये 1 घंटे में उनको शून्यकाल में सरकार के सवाल जवाब करेगी। सरकार को जवाब देना पड़ेगा वैलिड रीजन, और अपोजिशन वाले उसको घेरने का प्रयास करेगी ताकि डिसीजन भी बदला जा सके या कुछ नया परिवर्तन देखने को मिले। तो 0 आवर में सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है, सरकार से सवाल जवाब होता है, डिबेट होती है, एक तरह का जनरल वार्तालाप होता है। वो अलग बात है, कभी कभार थोड़ा सा माहौल गर्म हो जाता है, लेकिन ये एक अच्छा है बातचीत करने का बहुत अच्छा तरीका है। इन हाउ मेनी डेज राज्यसभा हैज टू रिटर्न मनी बिल टू द लोकसभा? मनी बिल क्या होता है, राज्यसभा को कितने दिनों में लोकसभा को धन विधेयक लौटाना होगा? आपने धन विधेयक तो हमने पढ़ा है ना, आर्टिकल 110 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 110 बोलता है कि धन विधेयक जो होता है वो संचित निधि से धन निकालने के लिए एक बिल पारित किया जाता है पार्लियामेंट में। अ बिल पास इनटू पार्लियामेंट टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और ये जो बिल होता है इसी को मनी बिल कहते हैं। लेकिन मनी बिल को केवल लोकसभा में ला सकते, राज्यसभा में नहीं ला सकते। ये मैंने आपको क्लास के दौरान बताया था, आपको याद होगा। दूसरी बात, लोकसभा केवल लोकसभा में ला सकते, राज्यसभा में नहीं ला सकते। लोकसभा ने इसको पारित कर दिया तो लोकसभा में पारित होने के बाद ये राज्यसभा के पास जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि जब लोकसभा से पास होने के बाद वो राज्यसभा के पास जाता है तो राज्यसभा के पास कुछ लिमिटेड टाइम होता है उसको पास करने के लिए। लोकसभा के पास कोई लिमिट नहीं, लेकिन राज्यसभा के पास धन विधेयक को पास करने के लिए एक लिमिट दी जाती है, कुछ दिन दिए जाते हैं कि अगर आप इतने दिनों में पास कर दे तो ठीक, नहीं तो ये ऑटोमेटिक क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। तो वो कितने दिन हो सकते हैं? क्या 12 दिनों का टाइम होता है राज्यसभा के पास? क्या राज्यसभा के पास केवल 14 दिनों का टाइम होता है? आंसर नंबर सी है
विथ इन 60 डेज, क्या 16 दिन का टाइम होता है? और आंसर नंबर डी देखिए आप, ऑप्शन क्षमा करें, ऑप्शन नंबर डी देखिए, विद इन 18 डेज, 18, 16, 14 और 12। राइट आंसर इसका है कि 14 दिन का समय दिया जाता है राज्यसभा को विद इन 14 डेज। अगर विद इन 14 डेज अगर राज्यसभा ने वो बिल रिटर्न नहीं किया पास करके, तो उसे ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा कि राज्यसभा की सहमति मानी जाएगी। ऐसा धन विधेयक के मामले पे होता है। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा राज्यसभा से ज्यादा ही पावरफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लेजिस्लेटिव बिल मे बी इंट्रोड्यूस इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक विधायी जो बिल होता है, संसद के किस सदन में एक विधायी विधेयक पेश किया जाता है? विधेयक जो होता है, लेजिस्लेटिव बिल का मतलब समझते हो? मतलब होता है कि कानून बनाने का बिल। कोई भी कानून बनाना है तो वो बिल कहाँ पेश किया जाएगा? संसद में। कहाँ? क्या आपको कानून बनाना, सरकार को कानून बनाना है तो क्या वो बिल पहले लोकसभा में भेजेगी? ऑप्शन नंबर 2। क्या वो बिल पहले राज्यसभा में भेजेगी? ऑप्शन नंबर 3, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी सदन में आ सकता है वो बिल, या फिर नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि किसी भी साधारण बिल के मामले में जो कानून बनाने से संबंधित है, अगर बिल मनी बिल नहीं है, अगर कोई बिल धन विधेयक नहीं है, तो वो बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में आ सकता है। तो धन विधेयक नहीं है, फाइनेंस बिल नहीं है, तो वो किसी भी हाउस में आ सकता है। यानी कानून का कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में कहीं पर भी इसे शुरू किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के किसी भी सदन में वो बिल आ सकता है, इसलिए काम की चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स whether a particular bill is a money bill or not? Who among the following decides whether a particular bill is a money bill? इनमें से कौन होता है जो डिसाइड करता है कि विशेष विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? इनमें से कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है? क्या वो डिसाइड प्रेसिडेंट करते हैं? क्या डिसाइड प्राइम मिनिस्टर करते हैं? क्या डिसीजन स्पीकर ऑफ द हाउस लेते हैं, या फिर कैबिनेट लेते हैं? तो मनी बिल के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा, आर्टिकल नंबर 110 में धन विधेयक के बारे में बोला गया है। आर्टिकल नंबर 110 बोलता है कि धन विधेयक जो है उसे केवल लोकसभा में ला सकते हैं, राज्यसभा में नहीं ला सकते। और धन विधेयक को लाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति साहब की परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपने इतना पढ़ लिया तो भी आपका क्वेश्चन सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनने ये नहीं बोला कि किसकी परमिशन चाहिए। हु डिसाइड्स, कौन डिसाइड करता है कि धन विधेयक है कि नहीं? राष्ट्रपति तो केवल लाने की परमिशन देता है। अब आगे सुनिए, एक बार अगर राष्ट्रपति साहब ने उस धन विधेयक को संसद में लोकसभा में लाने की अनुमति दे दी, तो लोकसभा में जो पोजीशन वाले होंगे, यानी सत्तारूढ़ दल होंगी, सरकार के लोग जो होंगे, वो बिल पेश करेंगे धन विधेयक। अब धन विधेयक पेश करने के बाद उसे स्पीकर के पास भेजा जाएगा। स्पीकर उसके सब्जेक्ट देखेगा, क्योंकि धन विधेयक को लेकर के कुछ सब्जेक्ट डिसाइड किए गए आर्टिकल नंबर 109 में। कुछ सब्जेक्ट है कि अगर ये होगा तो धन विधेयक होगा। धन के निष्कासन से संबंधित, धन से संबंधित विषय होना चाहिए। अगर लोकसभा स्पीकर को लगता है कि बिल जो है वो किसी भी तरह से धन विधेयक की परिभाषा में सही नहीं बैठता, तो स्पीकर ऑफ द हाउस यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो क्या करेगा, उसको कैंसिल करेगा। अगर उसको लगा कि ठीक है तो वो हाँ कर देगा। तो कौन ये डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं है? क्वेश्चन यही पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स whether a particular bill is a money bill or not? तो right answer is C is the right answer. Speaker of Lok Sabha is responsible, has power to declare, to decides money bill है कि नहीं है। अगर इन्होंने मनी बिल, और सुन लो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अगर इन्होंने बोल दिया मनी बिल है तो कोई बात नहीं, फिर वो लोकसभा के पास से पास होकर राज्यसभा में जाओगे, 14 दिन का समय होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्पीकर ने मनी बिल मानने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या बिल कैंसिल हो जाएगा? नहीं होगा। पहली बात तो ये, अगर स्पीकर ने मना कर दिया तो वो बिल कैंसिल नहीं होगा, वो बिल ऑटोमेटिकली वित्त विधेयक यानी फाइनेंस बिल में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे भी पैसा निकाला जा सकता है। तो फिर अंतर क्या हुआ? जब पैसा ही निकालना था तो अंतर ये हुआ कि अब जो 14 दिन का समय राज्यसभा को मिलने वाला था, अब राज्यसभा को पूरा टाइम मिलेगा उसमें, और राज्यसभा उसे कैंसिल भी कर सकती है। ये पावर होती है इसमें, ठीक है। तो राइट आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन पार्लियामेंट वाज सेलिब्रेटेड ऑन। भारतीय संसद की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। ये तो आप थोड़ा सा, अगर आपके पास जनरल नॉलेज होगा
तो आप बना सकते हैं, ये जरूर बना सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि संसद की स्थापना कब हुई थी। संसद पहली बार संसद कब बनी थी इंडिया में? 1952 में आम चुनाव होने के बाद पहली बार प्रथम बार संसद का गठन हुआ था। तो 1952 से गोल्डन जुबली मतलब होता है 50 ईयर। गोल्डन जुबली मतलब कितना होता है? 50 साल होता है। तो गोल्डन जुबली का 50 साल कब होगा? 52 में 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 52 में 50 जोड़ोगे तो आपको खुद पता है 2002 आएगा। 2002 इसका राइट आंसर। लेकिन यहाँ पर ऑप्शंस आपको कितने दिख रहे हैं? 2002 दिख रहे हैं। तब आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली बार जो संसद बनी थी वो कब बनी थी? वो बनी थी मई 1952 में पहली बार बनी थी। तो मई 1952 में पहली बार बनी थी। इसका मतलब ये है कि हम लोग कब मनाते हैं उसको? हमने कब मनाई थी उसकी गोल्डन जुबली? 13 मई 2002 को मनाई होगी। कई बार क्या करते हैं, जानबूझ के ये डेट डालते हैं तो आपको, ताकि थोड़ा सा तुक्का लगाना पड़े। तुक्का मतलब मैच करना पड़ेगा। तो 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए तो उसके हिसाब से 50 साल में जो, और सिल्वर जुबली जो होती है वो 25 ईयर में मनाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। और 13 मई को ही मनाई जाएगी। अगर सिल्वर जुबली भी होगी तो इससे 25 साल कम कर दो आप, कब मनाई गई होगी? तो सिल्वर जुबली इसके 25 ईयर बाद मनाई होगी। आप 52 से 25 साल जोड़ दोगे तो आपको मिल जाएगा आपका आंसर 77 में मनाई गई होगी। तो बनाए हुए ना हो लेकिन पूछेगा तो आंसर मिल जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको पार्लियामेंट से संबंधित एमसीक्यू समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और भी जो हमारे टॉपिक बचे हुए उन पर भी हम लोग एक एक करके सारे एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों इजाजत चाहता हूं, मिलते दोबारा से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।